होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीक का अपना फर्स्ट लेक्चर। बेसिकली हम अभी लेक्चर्स में काफ़ी पीछे हैं, लास्ट वीक भी आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं हुए, तो हो सकता है कि ईद से पहले आपको इसके भी 3-4 लेक्चर मिले और ऑडिटिंग के भी आपको 3 से 4 लेक्चर मिल सकते हैं। तो हमें इस वीक के एंड तक हमें अपना वो फिगर कंप्लीट करना है और हमारे हर एक सब्जेक्ट के 12 लेक्चर होने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी मिसिंग लेक्चर्स हैं वो इस वीक के एंड तक ईद से पहले जो है वो आपके कंप्लीट हो जाए। सो एक पूरी फिर वो एक ब्रेक आ जाएगी ईद की छुट्टियों की। सो आप उसको देख सकते हैं कि आप किस तरह से उसको सुनना है या अरेंज करना है। सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स और इसकी एक्सप्लेनेशन हम डिटेल से हर एक फंडामेंटल को देख रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम भी स्टडी करेंगे कि थर्ड लास्ट बेसिकली ये आपका है, इसके बाद 2 रह जाएंगे क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारे फंडामेंटल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम डिटेल से देखेंगे कि आगे फर्दर कौन सी चीज़ें हमें देखनी है। स्टार्ट करते हैं इसको। अभी हम देख रहे हैं कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब मैं आपको पहले इसका एक स्ट्रक्चर बता दूं, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाए ताकि आपको फर्दर जो है वो चीज़ समझने में आसानी हो जाए। कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब है कि पार्टी कैपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे प्रोसीड करने में। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो भी पार्टीज आ रही हैं वो उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लॉ उन्हें किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा। तो ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये हम एज ए माइनर के तौर पे लेके चलेंगे कि माइनर कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करता है। मतलब जो 18 से नीचे के एज का पर्सन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, किस तरह से कर सकता है, किस तरह से नहीं कर सकता। बेसिकली यही हमने इस लेक्चर में देखना है। कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज कि क्या पार्टीज तैयार हैं और लॉ ने इनको अलाउ किया है कि ये वाली पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। सो हमें पार्टीज को की कम्पिटेंसी चेक करनी पड़ेगी कि उसको लॉ ने अलाउ किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पे लिखा है हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कम्पिटेंसी का मतलब है कि कौन कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इन ऑर्डर टू मेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, इट इज नेसेसरी दैट द पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको जानना लाजमी है कि जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं दोनों की दोनों पार्टीज कम्पिटेंट हों। उसके बाद एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट द कॉन्ट्रैक्ट हु, वो सारी आपके लिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये चीजें लाजमी ध्यान में रखनी है कि पार्टी से रिलेटेड इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज ही सब्जेक्ट एंड। अब आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है या आप सब्जेक्ट हो, तो आपकी एज शुड बी 18+। आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। 18 से ज्यादा होने से अलावा भी एक कॉन्सेप्ट है, आगे वो हम आगे जाके देखेंगे पर, लेकिन आपकी कम से कम एज जो है वो 18 से अबव होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और उसको वैलिड करार दे सकते हैं। अगर आप 18 से कम हो तो आप माइनर कहलाओगे, वो लॉ आपको अलाउ नहीं करता कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर अलाउ करता है तो उसकी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो हमने इस लेक्चर में पूरे में देखने हैं। तो अभी देखते हैं, सिर्फ आप ये ध्यान में रखें कि लॉ के अकॉर्डिंग वो पर्सन मेजोरिटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेजोरिटी मतलब 18 से प्लस कि वो अलाउ किया गया है कि नहीं। और उसके बाद सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इज ऑफ साउंड माइंड, कि वो अपने होशो हवास में है, कोई पागल या इस तरह का पर्सन तो नहीं है जो अपने साउंड माइंड ना हो, जो अनसाउंड माइंड हो। सो ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसको आसानी से लॉ जो है डिस्क्वालीफाई कर दे। सो 3 चीजें बताई जा रही है यहाँ पे कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो आसानी से डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर हो जाए। सो इस 3 तरह की कम्पिटेंसीज अगर उसमें नहीं पाई जा रही और वो तीनों में पूरा उत्तर है इस तरीके से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बना सकता है। सो यहाँ पे माइनर की डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अ माइनर पर्सन हु इज नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ इट, हमें क्लियर है कि जो जिसकी 18 भी एज नहीं हुई है वो माइनर होता है। पर आगे वो बता रहे हैं अगर किसी का गार्डियन है, मतलब गार्डियन का मतलब होता है कि उसकी कोई देखभाल कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक वार्ड एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एज 21 तक जब तक नहीं होती तब तक हम उसे माइनर कंसिडर करते हैं। वैसे माइनर
किसको कंसिडर किया जाता है, 18 एज को। पर लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर उसका कोई गार्डियन है और वो अकॉर्डिंग टू वार्ड्स एक्ट में आ रहा है तो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी किसको यानी कि कंसिडर किया जाएगा, 21 एज को। सो सिर्फ एक कंडीशन के अंदर उसकी एज ज्यादा होती है, 21 ईयर्स को मेजोरिटी एज माना जाता है, तब तक वो माइनर रहता है अगर वो वार्ड एंड एक्ट के अकॉर्डिंग वो किसी गार्डियन के अंदर है। वरना बाकी सारे के सारे केसेस के अंदर क्या होता है कि आपको 18 एज जो होती है वो आपकी मेजोरिटी एज कहलाती है, कि मतलब इससे इस एज को अगर पर्सन आ जाता है फीमेल और मेल तो वो एज ए माइनर नहीं रहेगा, वो मेजर हो जाएगा, तो वो किसी भी तरह के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। और डेफिनेशन की बाकी जो रेस्ट ऑफ द लाइंस है वो बता रही हैं कि अगर ये वार्ड एक्ट के अंदर आ रहा है और इसका कोई गार्डियन है तो उसकी एज जब तक 21 नहीं होती तब तक वो माइनर ही रहेगा, मेजर नहीं होगा। सो ये माइनर की डेफिनेशन है। उसके बाद है नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट। अब अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है तो उसकी क्या क्या नेचर हो सकती है। एग्रीमेंट इम्पोजिंग ऑब्लिगेशन इज वॉइड। अगर तो माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको फोर्स किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई काम के ऐसा है जो कि उसको कहा जा रहा है कि ये करो, तो वो मना कर सकता है, इसको वाइड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ कंसिडर माइनर इनकैपेबल ऑफ जजिंग। लॉ ये मान के चलता है कि माइनर जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि अपने डिसीजन कर पाए, तो लॉ इसको यानी कि एक assumption लेके चलता है। देयरफॉर एन एग्रीमेंट वेयर वाइज सम ऑब्लिगेशन। सो एग्रीमेंट करने के बाद कुछ चीजें इम्पोज कर दी गई हैं उस माइनर के ऊपर, इज इम्पोज ऑन द माइनर इज रिगार्डिंग एज ए वाइड। तो इसका मतलब है कि आप ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये खत्म हो सकता है। वो कह सकता है, माइनर खुद कह सकता है कि इसने मुझे इम्पोज किया है, सब मैंने नहीं, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं था, मैंने इसे कहा भी था कि मैं माइनर हूँ, उसने फिर भी कहा है कि ये काम करो तुम। सो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वाइड है, कभी भी खत्म हो सकता है एज पर द माइनर सिचुएशन। सो माइनर के ऊपर कोई चीज इम्पोज नहीं की जा सकती, वरना वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। पहली चीज ये होगी। सेकंड, माइनर कैन बी प्रोमिसिंग। माइनर प्रोमिसी हो सकता है, पर लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसमें उसका फायदा हो, सिर्फ उसी का ही फायदा है। ये चीज अगर कोर्ट में प्रूव कर दी जाती है तो वो माइनर उसको प्रोसीड कर सकता है एज ए प्रोमिसी। लॉ डज नॉट रिगार्ड माइनर एज ए इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्ट द बेनिफिट। लॉ ये नहीं मानता कि माइनर अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर सकता। Therefore, if an agreement is made for the benefit of minor, अगर एग्रीमेंट ऐसा किया जा रहा है जिसमें माइनर का ही सिर्फ फायदा है, तो माइनर कैन इन्फोर्स इट, तो माइनर जो है वो उसको इन्फोर्स करवा सकता है और टेक द बेनिफिट। तो माइनर के साथ अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें उसको फायदा दिया जाना था तो वो इसको इन्फोर्स करवा सकता है। सो इसमें हम देख रहे हैं कि माइनर एज ए प्रोमिसी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, पर लेकिन उसमें सिर्फ उसी का ही फायदा होना चाहिए। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर एंटर कर सकता है। सो माइनर एंड नेसेसरीज। नेसेसरीज का मतलब है कि कुछ चीजें माइनर को देना लाजमी है। अगर वो 5 साल का है, 6 साल का है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी नहीं है, पर उसकी देखभाल करना लाजमी है और उसके लिए उसी का ही जो चीजें जो हैं वो यूज की जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टी से उस हिस्सा लेके उसके लिए उसकी देखभाल की जाएगी, उससे उसी के पैसों से उसकी देखभाल की जाएगी। अगर उसके पेरेंट्स नहीं है, अगर उसे छोटी एज का है तो जो देखभाल कर रहा होता है उसको पेमेंट की जाती है उस चीज की और उसको कंपनसेट किया जाता है। लेकिन अगर माइनर के पास कुछ भी नहीं है तो वो उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, उसको केस नहीं कर सकता कि मैंने जो पैसा लगाया वो मुझे दो। सो पहला, अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से उसको बेच के कुछ भी करके माइनर की देखभाल की जाती है, और अगर नहीं है तो उसके पास तो उससे इन्फोर्स करके पैसे नहीं मांगे जाते। नेसेसरी का मतलब ये है, इफ अ पर्सन सप्लाई नेसेसरी ऑफ लाइफ टू माइनर, कुछ लाजमी चीजें उसको देनी है, और टू एनी वन बोर्न टू माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, और वो लीगली बाउंड है उसको सपोर्ट करने के लिए कि किसी तरह से लॉ ने इसको बाउंड किया हुआ है कि ये तुम्हारे अंडर आता है और तुम ही इसके जो हो गार्डियन हो, तुम्हें ही इसको करना है। द सप्लायर एंड टाइटल रिकवर रिजनेबल वैल्यू ऑफ सच गुड्स। अगर वो कुछ पैसा लगाता है, कुछ चीजें लगाता है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाता है, तो वो माइनर की प्रॉपर्टी अगर वो ऑन कर रहा है माइनर तो उससे ले सकता है। पर लेकिन इफ द माइनर ओन द प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है माइनर के पास, द सप्लायर जो देने वाला कैन नॉट रिकवर एनीथिंग, तो वो कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, उसे फोर्स नहीं कर सकता, उसे मार नहीं सकता, उसे बाद में काम नहीं करवा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। सो अगर तो माइनर कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहा है तो उसमें से ये हिस्सा ले सकता है और वो पैसे सारे इस माइनर के ऊपर ही लगाए जाएंगे, और अगर माइनर कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करता तो ये इसको फोर्स नहीं कर सकता।
माइनर एंड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है लेकिन बाद में जाके कहता है कि मेजर होने के बाद हम क्लासेस चेंज कर लेंगे। माइनर में मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, लेकिन 1 साल बाद में मेजर हो जाऊंगा तो हम क्लासेस चेंज कर लेंगे। तो ऐसे नहीं होता, इस तरह से कोई यानी कि रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। अ मेजर कैन नॉट रेक्टिफाई द माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई द एग्रीमेंट एंटर्ड ड्यूरिंग इन द माइनॉरिटी एंड, अगर वो माइनॉरिटी में कोई एग्रीमेंट करता है तो और अटेनिंग द मेजोरिटी, और जब वो मेजोरिटी अटेन करता है, जब मेजर हो जाता है 18+ हो जाता है, तो वो कहता है कि हम चेंज कर लेंगे, तो इसको लॉ बिल्कुल वाइड क्लियर कर देगा। बिकॉज एन एग्रीमेंट विच इज वाइड, कि ऑलरेडी वाइड है, जो उसने माइनर में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो इसको कोई वो चेंज नहीं कर सकता। सो इसकी सिंपल जो कॉन्सेप्ट है कि माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करता है और वो बाद में कहता है कि इसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे, कुछ क्लॉजेस चेंज करके हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे कि मैं एज एन मेजर हो गया हूँ और मैं 18+ हो गया हूँ, तो मैं अब ये क्लॉजेस चाह रहा हूँ, तो उसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को, नए वाला कॉन्ट्रैक्ट को बनाना पड़ेगा, क्योंकि माइनर का कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट, माइनर एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल्स। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू द माइनर। ये माइनर पे अप्लाई नहीं होती। ये बेसिकली होता क्या है, इट मीन्स दैट अ माइनर हु एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट डिसीज द अदर पार्टी। अगर इसका मतलब है कि अगर जानबूझ के झूठ बोल के माइनर जो है अपने आप को डिक्लेयर करता है कि नहीं मेरी 17 नहीं है, मेरी 18 एज हो गई, ये झूठ बोल देता है, उसको डिसीव करता है पार्टी को बाय रिप्रेजेंटेटिव दैट ही इज मेजर, कि वो मेजर है, अपने आप को मेजर डिक्लेयर करता है, हालांकि वो 17 साल का होता है। कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लीडिंग हिज इनफेंसी व्हेन द अदर पार्टी ब्रिंग्स अ सूट अगेंस्ट हिम। तो अगर तो उसने ये वाकई में झूठ बोला है तो वो साबित हो जाता है कि वाकई इसने साइन किया, जानबूझ के झूठ बोला, डॉक्यूमेंट से प्रोवाइड किया जिसने इसने अपनी एज 18 डिक्लेयर की है, तो माइनर के ऊपर केस हो सकता है। सो माइनर के ऊपर केस नहीं हो सकता था। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू द माइनर का मतलब है कि अगर वो झूठ बोल के ये चीज कर रहा है तो आपको क्लियर करना है और आपको उसकी सारी चीजें क्लियर करनी है कि ऐसा नहीं है। अब उसने डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया, अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड किया, अब बेसिकली वो आपको अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उस आईडी कार्ड को क्लियर करें और चेक करवाएं कि वाकई में ये इसका आईडी कार्ड है और ये वाकई में इतनी एज का है। सो ये जानना लाजमी है कि इसकी एज जो है वो मेजोरिटी में आती है या नहीं आती। इसके बाद है माइनर एंड प्रिंसिपल इक्विलिटी। प्रिंसिपल इक्विलिटी का मतलब क्या है कि माइनर एज ए प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल और एजेंट का आपस में ताल्लुक होता है, एज ए प्रिंसिपल वो काम कर सकता है। इसमें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वेयर अ माइनर हैज रिसीव्ड सम मनी, अगर माइनर कुछ पैसा लेता है और कुछ प्रॉपर्टी लेता है एज ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कोई एग्रीमेंट कर रहा है और उसके अगेंस्ट उसने प्रॉपर्टी या वो ले लिया है, पैसा ले लिया है। फॉर हिज एग्रीमेंट एंड सब्सिक्वेंट द माइनर हिमसेल्फ ब्रिंग एज ए सूट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द एग्रीमेंट। और उसके बाद माइनर क्या करता है, खुद ही वो जो है वो कैंसिलेशन की तरफ चला जाता है, मुझे खत्म करना है। द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रिंसिपल इक्विटी। तो ये नहीं है कि मतलब पहले उसने एग्रीमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया और उसकी प्रॉपर्टी ले ली कंसिडरेशन के बिहाफ के ऊपर और उससे पैसा ले लिया और अब वो कह रहा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना यार, मुझे खत्म करना है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे उसको, प्रॉपर्टी भी छोड़ देंगे। इसका मतलब है ये है कि वाकई में अगर उसने इस तरह से किया है, पैसा ले लिया या कोई प्रॉपर्टी आपसे वो ले लिया है, तो उससे लेके लॉ इक्वली आपको वापस प्रोवाइड करेगा। नो पर्सन इज allowed to get benefit unjustified at the cost of another। So इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा माइनर को कि उसने आपकी प्रॉपर्टी ले ली और अब वो कैंसिल करके जा रहा है। तो माइनर को इतना ये नहीं कि बच्चा नहीं समझा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी ले जाए और कहा जाए कि ये बच्चा है इसको छोड़ दें। सो उससे वो चीज वापस सेल्फ कंपेयर टू द माइनर टू रिस्टोर द मनी, तो उसको मजबूर किया जाएगा और उसके पैसे वापस लिए जाएंगे या प्रॉपर्टी जो चीज है टू द अदर पार्टी और दूसरी पार्टी को दी जाएगी। हाउएवर इफ द माइनर हैज लॉस्ट द मनी, अगर माइनर ने पैसे गवा दिए हैं, कहीं आगे पीछे कर दिए हैं, खा दिए हैं, तो ही कैन नॉट कंपाइल टू द रिस्टोर्ड अमाउंट। तो ये आपको क्लियर करना है कि वो फिर अमाउंट वापस नहीं आ सकती। अगर तो पैसा साबित हो जाता है या प्रॉपर्टी साबित हो जाती है कि माइनर के पास ही है, तो माइनर से वो चीज वापस लेके आपको दी जा सकती है, लेकिन वो आपसे
अगर तो उसने यूज कर लिया और उसने उसका जो है उसके पास नहीं है, वो ऑन नहीं कर रहा, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए। इसको कहते हैं माइनर एज ए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कि अगर तो माइनर ने आपसे कोई प्रॉपर्टी या अमाउंट ले लिया है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। अगर तो उसके पास है और वो अब क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे एग्रीमेंट खत्म करना है, अगर तो वो उसके पास है तो कोर्ट आपको वो चीज वापस देने के लिए उसको कंपेल करेगा। और अगर उसने वो यूज कर लिया है, कहीं इस्तेमाल कर लिया और वो भी उसके पास नहीं है, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको वापस करें। स्टूडेंट्स इसके स्लाइड्स बहुत सारी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हाफ इस लेक्चर में कवर कर लें और हाफ जो है वो नेक्स्ट में कवर कर लें, सो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका बेसिकली जो डाटा है वो ज़्यादा है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का, तो कोशिश करते हैं कि मैं आपको रिपीट कर दूंगा एक दफ़ा डिटेल से, ताकि आपको जो भी हम पढ़ेंगे ना वो आपको समझ आ जाए। तो ये लास्ट स्लाइड होगी इस लेक्चर की, जो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज़्यादा अगर डेटा होगा तो समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर जो है आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन एंड क्वेरीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, माइनर एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बेसिकली ये वाला पॉइंट हम रीड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे माइनर एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो गया। ये दोबारा पॉइंट लिखा गया, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब माइनर के बिहाफ के ऊपर जो उसका गार्डियन है, जो उसकी देखभाल करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द गार्डियन ऑफ अ माइनर ऑन हिज बिहाफ ऑफ द इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द। अब वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो गार्डियन कर रहा है माइनर के बिहाफ के ऊपर। अब ये इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द माइनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज द बेनिफिट ऑफ माइनर एंड इट इज विद इन द अथॉरिटी ऑफ गार्डियन। अगर तो वो गार्डियन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कि फायदेमंद है, किसके लिए, माइनर के लिए, तो उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है जो कि माइनर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसके लिए नुकसानदेह है, या फिर उसकी बिला वजह प्रॉपर्टी जा रही है, उसको कोई फायदा नहीं होगा, तो वो गार्डियन उसके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर एज एजेंट, क्या माइनर एजेंट हो सकता है? आ माइनर कैन एक्ट एन एजेंट, माइनर एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, ये लॉ के अंदर है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर एजेंट इज वैलिड एंड बाइंडिंग एज ए बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। तो माइनर किसी के बिहाफ के ऊपर काम कर सकता है। बेसिकली एजेंट कौन होता है? बेसिकली वो उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है और वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा होता है, तो माइनर इसके ऊपर काम कर सकता है। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि उसको रिप्रेजेंट कोई और कर रहा है। जब एजेंट के तौर पे वो बन के जाएगा, कोई एग्रीमेंट करेगा, तो वो कहेगा कि मैं इस कंपनी के बिहाफ के ऊपर आया हूँ, ये प्रिंसिपल है और मैं एज ए एजेंट आया हूँ, तो वो उसके साथ कर सकते हैं। बेसिकली उनका कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के साथ हो रहा होता है, एजेंट के साथ नहीं हो रहा होता। तो एज ए एजेंट वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अ माइनर एजेंट इज नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर नेग्लिजेंस। लेकिन अगर माइनर कुछ गलत कर आता है तो वो गलती जो है ना प्रिंसिपल की मानी जाएगी, प्रिंसिपल को उसका नुकसान भरना पड़ेगा कि तुमने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने एज ए माइनर को एजेंट के तौर पे भेजा ही क्यों। तो ये उस पर्सन की गलती मानी जाएगी जो कि प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल उसके लिए काम कर रहा है। सो माइनर एज ए पार्टनर, क्या माइनर किसी का पार्टनर हो सकता है? कोई पार्टनरशिप एक्ट चल रही है 1932, तो उसमें 4 पार्टनर्स चाहिए, तो 3 ऐसे हैं और चौथा पार्टनर माइनर हो सकता है। इसकी भी कंडीशंस होती हैं। अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर ही इनकम्पिटेंट होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सो ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। तो क्लियरली उन्होंने बता दिया कि वो नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ माइनर में बी एडेड, वो उसमें शामिल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग to the benefit of the partnership with the consent of all the existing partners of the firm। अगर सारे पार्टनर्स मान जाते हैं, ठीक है इसको हम बना देते हैं, और सारों की रजामंदी होती है, मतलब 4 पार्टनर्स हैं, चौथा माइनर है, तीनों कह देते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर है जो भी है, हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं, सो वो उसे ऐड कर सकते हैं, चाहे माइनर भी उस कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं। सो क्या बता रहे हैं कि अगर सारे पार्टनर्स जो हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अलाउ करते हैं तो माइनर को ले सकते हैं और उसका फायदा उसमें होना चाहिए। In this case, on the behalf of the minor, guardian makes contract with the other partners। तो
एज ए गार्ड उसका कोई ना कोई गार्डियन होगा जो एज ए पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करेगा। सो पहले तो लॉ बिल्कुल गलत कह रहा है कि उसको एज ए माइनर नहीं होता उसके अंदर। फिर उसको कह रहा है कि 1932 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर सारे फर्म्स के पार्टनर्स जो हैं वो अलाउ कर रहे हैं उसको एज ए पार्टनर बनने के लिए, तो उसको अलाउ किया जा सकता है। इसके बाद क्या 2 ही स्लाइड्स रह गई हैं, उसको इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। माइनर एज ए शेयर होल्डर, क्या माइनर किसी कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है? वे द शेयर ऑफ द कंपनी आर फुल पेड, अगर तो उसने सारे खरीद लिए हैं। अब माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, तो वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। However, if the share of the company fully paid, the company can refuse. अगर तो नहीं fully or not fully paid, अगर उसने 10,000 के शेयर लिए और उसने कुछ 5,000 की पेमेंट कर दी और 5,000 की नहीं की है, रजिस्टर्ड ट्रांसफर और ट्रांसफर सच एज शेयर इज अ फेवरेबल माइनर बिकॉज ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। तो जो उसने अमाउंट पेड नहीं किया और आपको पता चल जाता है कि वो माइनर है, तो आप उससे वो अमाउंट कह सकते हैं कि हम आपको फर्दर शेयर नहीं बेचेंगे क्योंकि आप माइनर हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने शेयर परचेज करनी है वो आप रखें, पर लेकिन हम आपको फर्दर शेयर नहीं देंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि आप माइनर है। बेसिकली तो आप खरीद ही नहीं सकते थे, पर लेकिन अगर आपने वो पहले वाले की पेमेंट कर दी है तो आप उसको ओन कर सकते हैं, पर लेकिन फर्दर शेयर हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसे कहते हैं कि माइनर एज शेयर होल्डर हो सकता है, पर लेकिन वो अगर पेमेंट पूरी कर चुका हुआ हो या फिर पैसे पूरे दे चुका हुआ हो। उसके बाद माइनर एज ए पार्टी टू नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट्स, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो आगे पीछे जैसे प्रॉमिसरी नोट होता है, चेक होता है, उसके ऊपर वो इंडोर्स कर सकता है। माइनर कैन मेक, ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। सो इट बिल, इसका मतलब क्लियरली वो बता रहे हैं कि हाँ सब कुछ वो कर सकता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है एज ए पार्टी। उसके बाद है माइनर एज ए इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हर चीज आपके हाथ से निकल जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना। एज ए माइनर इज इनकेपेबल इनकर वैलिड डेट्स, अगर उसको कर्जों में आ जाता है, वो पेमेंट नहीं करता, ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो उसको इंसॉल्वेंट भी नहीं कहा जाता, उसको कुछ भी नहीं कहा जाता, उसको कोई नाम नहीं दिया जाता कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वो एज ए माइनर होता है। श्योरिटी फॉर अ माइनर, where a contract of a guarantee major is sure for a minor, the surety alone is liable under the contract and the minor is not liable. बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बताती है, उसके मुंह के अल्फाज नहीं बताते कि वो माइनर है या माइनर नहीं है। तो आपको आईडी कार्ड या इस तरह की चीजें जो है वो आपको श्योरिटी देती हैं कि वो एज ए माइनर है या नहीं है, वो 18 से उसकी एज कम है या नहीं, तो ये चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं कि वो एज ए माइनर है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड मेजर ज्वाइंटली, क्या मेजर और माइनर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? वेयर माइनर एंड मेजर ज्वाइंटली एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन, ये दोनों मिल गए हैं, एक 18 का है एक 21 का, ये दोनों मिलकर किसी तीसरी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओनली द मेजर कैन बी लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो माइनर है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, उसको माइनर ही कंसिडर किया जाएगा, और जो मेजर है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और वही कॉन्ट्रैक्ट का लायबल होगा। सो पोजीशन ऑफ अ माइनर पेरेंट्स, अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके पेरेंट्स की क्या वैल्यू होती है? पेरेंट्स ऑफ अ माइनर आर नॉट लायबल टू एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर एक्सेप्ट एंड द माइनर एक्ट्स एज ए एजेंट ऑफ हिज पेरेंट। अगर माइनर किसी के बिहाफ के ऊपर एज ए एजेंट काम कर रहा है तो प्रिंसिपल लायबल होगा, ना कि उसके माँ बाप। माइनर के पेरेंट्स उसके लिए लायबल नहीं होंगे, उसका लायबल कौन होगा? उसका वो प्रिंसिपल जो उसको अलाउ कर रहा है माइनॉरिटी एज के अंदर कि वो इस चीज को प्रोसीड करे। सो होल लेक्चर को सम अप करने की कोशिश करते हैं, एक दफा रिपीट करते हैं सारा का सारा। बेसिकली हमने इस लेक्चर में देखा है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज क्या होती है और डिटेल से माइनर को डिस्कस किया है। 3 चीजें कॉम्पिटेंसी शो करती हैं कि आपकी एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, आप अनसाउंड माइंड ना हो और आपको लॉ आसानी से डिस्क्वालीफाई ना कर पाए। ये जो 3 क्वालिटीज हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है वो जो पार्टीज में होनी चाहिए। माइनर बेसिकली 18 एज या 18 प्लस वाले को माइनर मेजर कंसीडर करते हैं, उससे नीचे वाले को माइनर कंसीडर करते हैं। और वार्ड एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई गार्डियन है तो उसकी उस पर्टिकुलर केस के अंदर माइनर की एज मेजर होने के लिए 21 ईयर्स होती है। ये बेसिकली माइनर की डेफिनेशन है। उसके बाद क्या है कि
कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज नहीं की जा सकती, वो टोटली वाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट। इम्पोजिंग ऑब्लिगेशन इज टोटली वाइड होता है। आप माइनर के ऊपर कोई यानी कि फोर्स करके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा वाइड हो जाएगा। माइनर एज ए प्रोमिसी काम कर सकता है जो अगर उसका अपना फायदा हो। इसको माइनर कैन बी प्रोमिसी का मतलब क्या है कि वो एज ए प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है पर लेकिन उसका उसके अंदर फायदा होना चाहिए। उसके बाद है माइनर एंड नेसेसरीज। इसमें हमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो ये है कि माइनर के लिए जितनी भी चीजें की जाएंगी, अगर तो उसकी प्रॉपर्टी है तो उसमें से वो बंदा जो उसके लिए हेल्प कर रहा है, जो उसको देखभाल उसकी कर रहा है, उसकी तो उसको उसमें से पैसे दिए जाएंगे या प्रॉपर्टी दी जाएगी उसकी देखभाल के लिए। और अगर उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, माइनर के पास कुछ है ही नहीं, तो वो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता कि वो उसको पैसे दे। इसको कहते हैं माइनर एंड नेसेसरीज। माइनर एंड रेक्टिफिकेशन। क्या माइनर पहले माइनर की एज के अंदर क्या करे, एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले और बाद में मेजर होने के बाद उसको चेंज कर सकता है? इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। माइनर में तो बेसिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जो है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है, और ये नहीं होता कि वो मेजर में जाके उसे कन्वर्ट कर ले। मेजर में जाके उसको बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। इस तरह से मैनेजर जो है माइनर जो है प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोपल्स पे पूरा उतरता है। इसका मतलब है कि वो अगर झूठ बोलता है तो ये आपकी गलती है, आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज को क्लियर करना है कि वो माइनर है या नहीं है। अगर उसने आपको डॉक्यूमेंटेशन फेक दिखाया तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज आपको जज करनी थी कि वो ऐसा है, और आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। सो माइनर एज ए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगर माइनर कुछ पैसे या प्रॉपर्टी एग्रीमेंट करके ले लेता है और बाद में कहता है कि कैंसिलेशन करो, मैं माइनर हूँ, और कोर्ट आपको अगर उसके पास वो चीज पड़ी हुई है तो वो प्रॉपर्टी या पैसा वो वापस लेके देगी। लेकिन अगर उसने यूज कर ली है तो आपकी गलती ये कंसिडर की जाएगी कि आपने माइनर को ये चीज दी क्यों। आप वो उसको वापस करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे अगर वो चीज वाकई में ये साबित हो जाता है कि उसके पास नहीं है। इसके बाद ये रिपीट हो रहा पॉइंट, आगे देखते हैं कि माइनर एज ए गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। कोई गार्डियन जो है उसके बिहाफ के ऊपर काम कर सकता है। इसमें हमें बताया गया कि वो बिल्कुल उसको अथॉरिटी होती है उसके ऊपर, लेकिन फायदा जो है वही चीज है कि फायदा माइनर का होना चाहिए। कोई भी गार्डियन उसके बिहाफ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इस तरह से माइनर एजेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। माइनर एजेंट के तौर पर किस तरह से काम कर सकता है कि कोई भी प्रिंसिपल होगा वो अपनी बेसिकली वो केस होता है तो वो प्रिंसिपल के ऊपर होता है। तो प्रिंसिपल को ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि मैं अगर जिस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भेज रहा हूँ ये माइनर है और कोई गलती ना कर रहा है तो वैसे तो भेज सकता है पर लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भेज सकता है। तो माइनर एज ए एजेंट काम कर सकता है। माइनर एज ए पार्टनर भी हो सकता है पर लेकिन सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हों अकॉर्डिंग टू 1932, और सारे पार्टनर्स हैं उसको अलाउ करें कि हमारा पार्टनर बन सकता है, देन उसमें पार्टनरशिप हो सकती है। अदरवाइज वो कोई पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। माइनर शेयर होल्डर भी हो सकता है, शेयर ले सकता है। अगर उसने पार्टी के सारे शेयर ले लिए हैं, पार्टी के कुछ शेयर नहीं है और उसकी पूरी सारी पेमेंट कर दी है तो वो शेयर होल्डर बन सकता है। और अगर उसने कुछ पेमेंट नहीं की है और अभी तक वो लेना चाह रहा, पता चल जाता है कि वो माइनर है तो उसको एज ए शेयर होल्डर हम नहीं मानते, उसको हम शेयर का ओनर नहीं बनाते। इसी तरह से यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, माइनर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर सकता है। ये जो भी होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ चेक, इस तरह कुछ माइनर क्रिएट कर सकता है। माइनर को ये अलाउ होता है। माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, माइनर को इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जाता। माइनर को ये नहीं किया जाता कि कहा जाता कि ये डेट क्लियर नहीं कर पा रहा इसलिए ये इंसॉल्वेंट है, उसे कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया जाता इस चीज से रिलेटेड। श्योरिटी फॉर अ माइनर, माइनर की श्योरिटी उसकी जुबान से नहीं, बेसिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन से है, बेसिकली उसका आईडी कार्ड बना हुआ है कि नहीं, ये श्योरिटी आपने करनी है। आपने चेक करना है कि वो इस चीज के ऊपर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड मेजर जॉइंटली, क्या माइनर और मेजर दोनों पर्सन मिलकर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये दोनों थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि लायबल जो होगा वो मेजर होगा और माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर कोई डेट आ जाता है या किसी भी तरह की चीज होती है, माइनर अगर वो नहीं कंप्लीट करना चाह रहा तो वो मेजर उसको फोर्स नहीं कर सकता और मेजर ही सारे कॉन्ट्रैक्ट का लायबल होगा। पोजीशन ऑफ माइनर पेरेंट्स, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर के पेरेंट्स की क्या सिचुएशन होती है, वो कितने लायबल होते हैं?
सो इसके अंदर हमें बताया गया है कि माइनर के पेरेंट्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अगर माइनर एज ए एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऊपर नीचे कर देता है और उसकी गलती हो जाती है, तो पेरेंट्स बिल्कुल भी लायबल नहीं होंगे। पेरेंट्स बिल्कुल लायबल नहीं होंगे कि उसका नुकसान जो है पूरे करें। जो प्रिंसिपल है जिसने उसको भेजा है उसकी गलती है और उसी ने ही जो नुकसान जो है पूरा करना है, क्योंकि आप प्रिंसिपल नहीं देखना होता है कि मुझे किसी ऐसे पर्सन को तो नहीं भेजना जो माइनर है, जो गलती कर सकता है। सो ये होल टॉपिक था हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चन एंड क्यूरीज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपके पेपर्स मिड टर्म की किस सेंस में हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।